हेलो एवरीवन। अब आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है विच इज़ I2C, जो कि आपके जुलाई के करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो व्हाट्स द न्यूज़, लेट्स सी। न्यूज़ इज़ कि I2C सबमरीन केबल प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च की जाएगी, उसका अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, तो अभी हम जनरली सोचते हैं कि इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट से आता है, बट रियलिटी ऐसा मतलब होता नहीं है एग्जैक्टली ऐसा। क्या होता है वो देखते हैं कि 95 to 99% जो इंटरनेशनल इंटरनेट का ट्रैफिक है वो सैटेलाइट से नहीं आता, बल्कि ओशंस के नीचे जो बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक सबमरीन केबल्स होती हैं वहाँ से ट्रैवल करता है। सैटेलाइट सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में ही यूज़ होती है। जैसे जैसे अगर हम देखें तो मिलिट्री कम्युनिकेशन ये सैटेलाइट के थ्रू होता है ना। वेदर मॉनिटरिंग, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह, वेदर मॉनिटरिंग ये सैटेलाइट से होता है ना। नेविगेशन, ये जीपीएस वगैरह जो भी है ये सैटेलाइट से होता है। उसके अलावा उसके अलावा आप जो ये चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और यूपीआई पेमेंट्स भी करते होंगे, है ना। ये सब होता है सबमरीन केबल्स के थ्रू। मतलब 90 95 to 99% ट्रैफिक तो यहीं से आता है और ये सबमरीन केबल से होता है। इसीलिए इन सबमरीन केबल्स को हम बैकबोन बैकबोन ऑफ ग्लोबल इंटरनेट इंटरनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अभी न्यूज़ क्या है एक बारी वापस से नज़र घुमा लेते हैं। न्यूज़ क्या है वापस से नज़र घुमा लेते हैं। तो क्या हुआ है कि एक कंसोर्टियम जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, सिंगटेल है, टाटा कम्युनिकेशन है, लाइटस्टोम है, इन्होंने अनाउंस किया है I2C, मतलब इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया। एक प्रोजेक्ट वो किया है। इसमें सबमरीन केबल्स जो है ये वो लोग ले करेंगे फ्रॉम इंडिया, इंडिया कनेक्टिंग टू मलेशिया एंड देन टू सिंगापुर। मेजरली क्या क्या चीज़ें करेगा। अब आजकल एआई का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा, डेटा सेंटर्स और ज़्यादा चाहिए, जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डिजिटल इकोनॉमी बूस्ट हो रही है इस वजह से, है ना। तो ये तीनों कंट्रीज को कनेक्ट करेगा और ये जो कंसोर्टियम है ये उसको फैसिलिटेट करेगा। लेंथ क्या होगी इसकी अप्रोक्सीमेटली, इसमें लिखा नहीं है, आगे होगा मैं बता देती हूँ। तो ये जो केबल सबमरीन केबल होगी इसकी कुछ अप्रोक्सीमेटली इतनी लेंथ होगी, 3600 किलोमीटर्स। और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन इसका 2029 बताया जा रहा है कि 2029 तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ये बोला गया। तो ये है न्यूज़। ये आपके यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ना। ये इन सब चीज़ों से लिंक हो सकता है। ये आप इंडिया सिंगापुर रिलेशन में भी लिख सकते हैं, इंडिया मलेशिया रिलेशनशिप में भी लिख सकते हैं, इंडो पैसिफिक कॉपरेशन में भी देख सकते हैं और डिजिटल डिप्लोमेसी में भी देख सकते हैं। ओके, क्या है एग्जैक्टली ये हमने देख लिया। 2029 तक कंप्लीट होना है। रूट की बात करते हैं थोड़ा सा। पहले तो ये समझते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है, कैसे काम करता है इंटरनेट। यस, कैसे काम करता है। अभी सपोज मैं हैदराबाद में हूँ, है ना। वहाँ पे हैदराबाद में और एक गूगल ड्राइव पर स्टोर्ड एक फाइल ओपन करती हूँ। मतलब गूगल ड्राइव पे एक फाइल ओपन करती हूँ और मैं हैदराबाद में बैठी हूँ, है ना। तो क्या डेटा सेंटर हैदराबाद के पास हो ये ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है। हो सकता है फाइल जो है वो सिंगापुर में सेव हो। तो कैसे आएगी, कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तुमने अपने लैपटॉप से रिक्वेस्ट भेजी टू ओपन दैट फाइल, है ना। रिक्वेस्ट तुम्हारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास गई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास गई। ठीक है, जैसे तुम्हारा जियो हो गया, एयरटेल हो गया, जो भी तुम यूज़ कर रहे हो वहाँ तक गई। उसके बाद क्या होता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो उस रिक्वेस्ट को नियरेस्ट लैंडिंग स्टेशन तक भेजता है।
लैंडिंग स्टेशन तक भेजता है, ठीक है। लैंडिंग स्टेशन उस रिक्वेस्ट को सबमरीन फाइबर ऑप्टिक्स में, सबमरीन जो केबल्स होती है उनमें एंटर कर देता है, ठीक है। अब केबल थ्रू ओशन सिंगापुर तक पहुंचती है। सिंगापुर का जो डेटा सेंटर है वो उस उधर से रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स वापस से हैदराबाद आ जाता है, ऐसे काम करता है। और ये पूरा प्रोसेस जो है वो मिली सेकेंड्स में होता है, मिली सेकेंड्स, है ना। इसी वजह से इंटरनेट फास्ट लगता है, ओके। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अपने मोबाइल अपने टावर से रिक्वेस्ट भेजी अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, वो लैंडिंग स्टेशन तक भेजेगा, सबमरीन केबल में एंटर कराएगा, फॉरेन लैंडिंग स्टेशन तक भेजेगा, वहां से डेस्टिनेशन सर्वर तक आएगा और रिस्पॉन्स आपका आपके पास है, ठीक है। ऐसे होता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब नेक्स्ट देखेंगे सबमरीन केबल एक्चुअली होती क्या है, व्हाट आर द सबमरीन केबल्स, ये हम देखेंगे। व्हाट आर सबमरीन केबल्स, मैं इधर ही कर देती हूँ। व्हाट आर सबमरीन केबल्स, क्या होती है सबमरीन केबल्स, ठीक है। कोई सिंपल वायर नहीं होता ये, हाईली इंजीनियर्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना। और इसमें मल्टीपल लेयर्स होती है, मल्टीपल लेयर्स होती है। लेयर 1 में ग्लास फाइबर होता है, ठीक है। ये एक्चुअली ये होता है जो डेटा एंट्री के काम आता है, डेटा एंट्री करता है, ये करता है डेटा एंट्री। लेयर 2 में फिर प्लास्टिक इंसुलेशन होता है, ये क्या करता है, ये ग्लास को प्रोटेक्ट करता है, ये ग्लास को प्रोटेक्ट करता है। फिर आती है लेयर 3, ये कॉपर की लेयर होती है। तो फर्स्ट सबसे पहले ग्लास, फिर प्लास्टिक, फिर कॉपर लेयर। ये क्या करती है, ये रिपीटर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फोर्थ लेयर में स्टील आर्मर होता है। ये क्या करता है, ये फिशिंग नेट्स और एंकर्स वगैरह होते हैं उससे प्रोटेक्शन करता है। फिर आती है लेयर 5, ये वाटरप्रूफ कोटिंग होती ये वाटरप्रूफ कोटिंग होती है ना। इतना ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि ओशन के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर भी होता है ना। और वैसे भी काफी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, तो क्योंकि जो केबल है वो सब चीजें झेल पाए इसलिए उसमें मल्टीपल कोटिंग्स होती है। क्या देखा, ग्लास का कोटिंग होता है, ग्लास की कोटिंग के बाद प्लास्टिक इंसुलेशन होता है जो ग्लास फाइबर को बचाता है। फिर उसके बाद में कॉपर लेयर होती है, वो रिपीटर्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। फिर स्टील आर्मर होता है जो फिशिंग नेट्स और एंकर से बचाता है। उसके बाद में वाटरप्रूफ इंसुलेशन होता है। तो इतना अच्छा खासा काम होता है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये काम कैसे करती है। तो क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हम करते हैं, नहीं। जैसे ट्रेडिशनल वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी कैरी होती है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स में इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं होती, है ना। लाइट कैरी करता है, लाइट पल्सेस की फॉर्म में, है ना। लेजर लाइट के पल्सेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है डेटा को, है ना। डेटा को क्या किया जाता है, लेजर पल्सेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है। इसमें इससे स्पीड काफी बढ़ जाती है, स्पीड काफी बढ़ जाती है। 0 और 1 की फॉर्म में उनको चेंज कर दिया जाता है एंड देन दे आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। करोर्स ऑफ लाइट के पल्सेस हैं वो सेकंड्स में ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए इंटरनेट की स्पीड जो है वो काफी बढ़ जाती है। अब हम ये देखेंगे कि व्हाई नॉट सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स ये काम क्यों नहीं कर सकती, है ना। तो सैटेलाइट्स का क्या है, अर्थ, अर्थ से स्पेस, स्पेस में सैटेलाइट, और फिर वहां से वापस अर्थ में आना, यही तो होता है, वापस अर्थ में आना, ऐसे होता है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत डिस्टेंस है, इसलिए लेटेंसी काफी ज्यादा रहती है।
लेटेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन सबमरीन केबल्स में शॉर्टेस्ट रूट फॉलो होता है, शॉर्टेस्ट रूट फॉलो होता है। तो ये फास्टर भी होता है, ये फास्टर होता है ना? ये ज़्यादा स्टेबल होता है, बैंडविड्थ काफ़ी अच्छी खासी होती है इसकी, कॉस्ट एफिशिएंट भी है और लेटेंसी कम रहती है, व्हेरेas इसका ऑपोजिट हमको सैटेलाइट में देखने को मिलता है। ज़्यादा लेटेंसी होती है, एक्सपेंसिव भी होता है, बैंडविड्थ काफ़ी छोटी होती है, मतलब कंपैरेटिवली छोटी होती है, वेदर सेंसिटिव भी है ना? कभी वेदर में गड़बड़ हो गई तो सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है और कंपैरेटिवली स्लोअर भी है। और एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसलिए सबमरीन केबल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये है, ये हमने देख लिया। ओके, अभी ये क्या है, मतलब एआई क्यों चाहिए, एक बार ये देख लेते हैं कि एआई को क्यों चाहिए ये सबमरीन केबल्स। वैसे तो हमने देख ही लिया है, ज़रूरत नहीं है ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ये केबल जो है वो एआई वर्कलोड के लिए बन रही है, मतलब ये जो वाली जो है I2C वाली। तो एआई मॉडल जो है उनमें अब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, है ना? जैसे चैट जीपीटी को ट्रेन करना हो तो मिलियंस ऑफ बुक्स चाहिए, मिलियंस ऑफ इमेज चाहिए, मिलियंस ऑफ वीडियोस चाहिए, साइंटिफिक पेपर्स चाहिए, तुमको कोड्स चाहिए, इंटरनेट का डेटा चाहिए बहुत सारा, और सब कंटिन्यूअसली मूव होता रहता है। तो ये डेटा जो है ये पेटाबाइट्स में होता है, और सैटेलाइट जो है ये उसके लिए इम्पॉसिबल सा काम है। तो हाई कैपेसिटी सबमरीन केबल जो है वो ये ट्रैफिक हैंडल कर सकती है। ठीक है, तो ये वजह है। अभी हैदराबाद क्यों इम्पोर्टेंट है? हैदराबाद जो है वो इंडिया का एआई कैपिटल बन रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, मेटा, ये लार्ज डेटा सेंटर्स और एआई स्टार्टअप्स है काफ़ी सारे, है ना? तो हैदराबाद इम्पोर्टेंट है, मतलब हमने ना इंडिया में दो कोस्ट वो करी है, एक तो मछलीपट्टनम और एक आई थिंक चेन्नई है, मछलीपट्टनम है। और मछलीपट्टनम को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि वो हैदराबाद के पास है, और हैदराबाद जो है वो ग्रोइंग इंडिया एआई कैपिटल, यहाँ पे ये सारी कंपनीज वगैरह ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आसान रहेगा थोड़ा करना। ठीक है, और दो क्यों रखे हैं, दो इसलिए रखे हैं, मान लो इधर कोई दिक्कत हो गई, कभी अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो एक दूसरा सेंटर हमारे पास रहेगा। इसको नेटवर्क रिडंडेंसी कहते हैं, नेटवर्क रिडंडेंसी मतलब ऑल्टरनेट तुमने रखा हुआ है डुप्लीकेशन, ये बोलते हैं। ठीक है, सिंगापुर को क्यों किया गया है, सेम रीजन। सिंगापुर इंडिया का क्लाउड हब है, फाइनेंशियल हब है, इंडिया बोल रही हूँ, एशिया का डेटा सेंटर हब है, एआई हब है, इसलिए जो ग्लोबल इंटरनेट एक्सचेंज है वो काफी ज्यादा प्रेवलेंट है इधर, है ना? तो कनेक्टिंग डायरेक्टली रिड्यूसेस लेटेंसी सिग्निफिकेंटली। मलेशिया क्यों, मलेशिया भी एज अ इमर्जिंग डेटा सेंटर डेस्टिनेशन उभर रहा है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हब भी काफ़ी अच्छा है वहाँ पे, और मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। तो दो बेसिकली कोलालमपुर और जौहर के अनु, है ना? तो इंडिया दस इंडिया गेन्स अनदर डिजिटल गेटवे, सिंगापुर एंड मलेशिया। ओके, डेटा सेंटर्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। एक बिल्डिंग हाउस होता है जिसमें सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग वगैरह, कूलिंग सिस्टम और बैकअप पावर ये सब का सपोर्ट रहता है उनके साथ में। इट स्टोर्स एंड प्रोसेस डिजिटल इंफॉर्मेशन बिना किसी सबमरीन केबल के। अभी जो डेटा सेंटर है ये एफिशिएंटली इंफॉर्मेशन ग्लोबली एक्सचेंज नहीं कर सकते, है ना? इनको सबमरीन केबल्स की जरूरत पड़ती है। अभी देखते हैं कि हाइपर स्केलर्स क्या होते हैं। हाइपर स्केलर्स क्या होते हैं? ये वो कंपनीज होती हैं जो एक्सट्रीमली लार्ज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑपरेट कर रही हैं। फ्यू एग्जांपल्स देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एजूर, गूगल क्लाउड, amazon वेब सर्विस, मेटा, ये जो इंस्टाग्राम पे मेटा आता है, ये मेटा, दे रिक्वायर हायर बैंडविड्थ, लो लेटेंसी इनको चाहिए, और हाई रिलायबिलिटी चाहिए, हाई रिलायबिलिटी चाहिए। ओके, अब जीपीयू, ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या होता है? इनिशियली ग्राफिक्स के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका यूज होता है, मशीन लर्निंग में भी यूज होता है, डीप लर्निंग में भी यूज होता है, और लार्ज एलएलएम जो होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उनमें भी यूज होते हैं। एग्जाम्पल ये है आपके सामने। ठीक है, चैट जीपीटी वगैरह को भी ट्रेन करने के लिए जीपीयू का वर्किंग ही जरूरी, थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज काम करते हैं एक साथ में चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, तो इसका भी डिमांड बढ़ रहा है।
ओके, लेटेंसी हमने देख लिया, टाइम जो लेता है एक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, है ना, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, उसको लेटेंसी बोलते हैं। ज्यादा कम लेटेंसी हो तो ज्यादा ठीक माना जाता है, ठीक है। हाँ, एआई ट्रेनिंग और एआई इन्फ्रेंस क्या होता है? एआई ट्रेनिंग क्या होता है? एआई को बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करना, डेटा सेट प्रोवाइड करना, ताकि वो चीजें एनालाइज कर पाए, लर्न कर पाए, है ना, और उनको कंक्लूड कर पाए। तो बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा डेटा चाहिए आपको। एआई इन्फ्रेंस क्या होता है? अब ऑलरेडी एआई जो है वो ट्रेंड है, वो अब कैसे इन्फर करेगा चीजों को, है ना, उसको हम बोलते हैं एआई इन्फ्रेंस, ठीक है। तो फास्ट सबमरीन केबल्स इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस, इन्फ्रेंस रिक्वायर्स लो लेटेंसी। ओके, ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? एआई रेवोल्यूशन, इंडिया एआई लीडर बनना चाहता है ना, इसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत हेल्प करेगा। डिजिटल इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, स्टार्टअप्स वगैरह, है ना, इन सबको भी हेल्प मिलेगी। डेटा लोकलाइजेशन, ठीक है, इंडिया इंक्रीजिंगली स्टोर सेंसिटिव डेटा डोमेस्टिकली, जो इम्पोर्टेंट डेटाज होते हैं उनको डोमेस्टिकली सेव कर रहे हैं। फास्ट जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होगी वो इंश्योर करेगी कि डेटा सिक्योर रहे, क्रॉस बॉर्डर भी अगर डेटा एक्सचेंज करना है ना, ठीक है, एक सिक्योर क्रॉस बॉर्डर डेटा एक्सचेंज जो है वो परमिट किया जा सके फास्ट इंटरनेट के थ्रू। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, क्योंकि अच्छी कनेक्टिविटी होगी तो अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा, ज़्यादा डेटा सेंटर्स आएंगे, एम्प्लॉयमेंट अच्छी होगी, और उसकी वजह से एक्सपोर्ट सर्विसेज भी हम बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी, साउथ ईस्ट एशिया से रिलेशन वो इम्प्रूव होंगे। डिजिटल डिप्लोमेसी इसको बोल सकते हैं, डिजिटल डिप्लोमेसी इसको बोल सकते हैं। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में भी हमारे काम आएगा, कॉपरेशन, इंडो पैसिफिक कॉपरेशन। अब इंडिया के भी कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के इनिशिएटिव्स है, जैसे भारत नेट हो गया, उसको भी ये सपोर्ट करेगा। 5G रोल आउट हो गया, नेशनल एआई मिशन हो गया, इंडिया एआई मिशन हो गया, सेमीकंडक्टर मिशन हो गया, और डेटा सेंटर्स पॉलिसी इनिशिएटिव हो गया। ये इन I2C जो है ये इन सबको ही कॉम्प्लीमेंट करेगा। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हमने देख लिया, इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, ट्रस्टेड सप्लाई चेन बनेगी, साउथ ईस्ट एशिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनेंगे हमारे, है ना, सिक्योर डिजिटल नेटवर्क क्रिएट होगा। प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है? डैमेज हो सकती है केबल, कभी अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, फिशिंग नेट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, या शिप एंकर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, ये एक दिक्कत है। लैंडिंग स्टेशन, अब साइबर सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम होती है ना, साइबर अटैक्स हो सकते हैं, स्पिनाजेस वगैरह, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कैपिटल भी बहुत ज़्यादा खर्च होगी, मतलब खर्चा बहुत है और टाइम लगता है, जेस्टेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है ना, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, हाई कैपिटल कॉस्ट, और मेंटेनेंस भी इनका करना पड़ता है। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है कि सबमरीन केबल नेटवर्क को ज़्यादा इंडियन कोस्टल सिटीज़ तक एक्सपेंड करना, साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, है ना, प्रमोट इंडिया एज अ ग्लोबल डेटा सेंटर एंड एआई हब, और ज़्यादा हमको अपनी इमेज या एक्चुअली जो वर्किंग है वो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इंटीग्रेट विद डिजिटल इंडिया, इंडिया एआई मिशन एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, उनके साथ में भी इसको इंटीग्रेट करना चाहिए। पार्टनरशिप, एशिया आसियान के साथ में पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए अंडर इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क, और एक इंडिजिनियस कैपेबिलिटी अपनी डेवलप करें, ताकि सबमरीन केबल और टेक्नोलॉजी जो है ये मेंटेन हो सके, बन सकें, जो भी है, ठीक है। ओके, तो this was our current affair topic about I2C। ये थोड़ा क्विक फैक्ट्स हैं जो भी हमने पढ़ा, वो आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, लेंथ क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज कनेक्ट हो रहे हैं, इंडिया में कौन से लैंडिंग पॉइंट्स हैं, टारगेट कंप्लीशन कब तक का रखा है, पर्पस क्या है इसका, कंसोर्टियम किस किस का है, सिस्टम सप्लायर कौन है, मरीन इंस्टॉलेशन कौन कर रहा है, और सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, ये सब आप देख सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।